नमस्कार। आइए सुनते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी जी की कहानी को न जानन हार। तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे। कप में चाय डालते हुए मेरे हाथ अनायास कांप गए। मैंने इनकी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। अखबार हाथ में लिए ये कुटिल ढंग से मुस्कुरा रहे थे। उस क्षण वे मुझे बड़े अजनबी से लगे। मैंने अखबार उनके हाथ से झपट लिया। पहले ही पृष्ठ पर काले चौखाने में समाचार था। नगर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी रोटेरियन श्री सेठ बनवारी लाल जी का लंबी बीमारी के बाद बम्बई के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। समाचार तो काफ़ी लंबा था, पर और आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। अखबार को मेज पर पटक कर कसेले स्वर में मैंने कहा, मेरे जीजा जी को परलोकवासी हुए 18 वर्ष बीत गए। आपको शायद मैं बता चुकी हूँ। चौंकने की बारी अब उनकी थी। सॉरी अनु, उन्होंने अपराधी स्वर में कहा और किसी तरह चाय समाप्त कर वहाँ से उठ गए। उनके चेहरे पर पुते अपराध बोध ने बाद में मुझे धिक्कारना शुरू किया। इतना ताव खाने की क्या ज़रूरत थी भला? सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने आज तक इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा था। आज ही पता नहीं कैसे इतनी ओछी बात कह गए। पर वे तो पराए ही हैं। हम लोग जो दीदी के परम आत्मीय हैं, हम भी तो इस अपराध से बरी नहीं हैं। हम भी तो दल बांधकर दीदी का न्याय करने बैठ गए थे और उतना बड़ा अन्याय कर डाला था। उसकी टीस अब तक सालती है। हम सब लोग तब अम्मा की तिरही पर भैया के यहाँ इकट्ठा हुए थे। बेचारी अम्मा मन में यह अरमान लिए ही चली गईं कि बेटा उन्हें बेटी की कमाई खाने के पाप से उबार ले और अपने साथ लिवा ले जाए। जिस दिन भैया का रिजल्ट आया उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब वे किसी की धौंस नहीं सहेंगी, अपने कमाऊ पूत के पास जाकर रहेंगी। पर वह शुभ दिन कभी आया ही नहीं। सरकार की नई नीति के मुताबिक भैया की पहली पोस्टिंग वज्र देहात में हो गई थी। ढंग से आने जाने का साधन भी नहीं था। कॉलेज से नए नए निकले डॉक्टर 2 वर्ष तक देहातों में खट सकते थे। अधिकांश लोगों ने सरकारी नौकरी का मोह त्याग दिया। जो खाते पीते घर के थे वे तो अपनी क्लिनिक खोलकर बैठ गए और कुछ पैसा कमाने के लिए खाड़ी के देशों में चले गए। भैया मन मारकर नौकरी करते रहे, पर जब भी आते अपनी दुर्दशा का बखान कर अम्मा को रुला देते थे। अम्मा ने लाख कहा, मुझे साथ ले चल, कम से कम खाने पीने का तो आराम रहेगा। भैया कानों पर हाथ रख लेते, तुम्हारी छूत छात वहाँ कौन संभालेगा, और फिर रोज़ तो तुम्हें बीमार होना है। तू डॉक्टर जो साथ होगा, मैं तुम्हें देखूंगा या अपने मरीजों को? और फिर गांव में ना ढंग की दवाई मिलती है ना इंजेक्शन। शहर ले जाना चाहो तो ढंग की सवारी भी नहीं है। ना बाबा, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो ये बहनें मुझे नोच खाएंगी। अम्मा बेचारी तो बेटे के हाथ से मरने को भी तैयार थी, पर बेटा दूसरी ही उधेड़बुन में था। लगातार कोशिश करने के बाद उन्हें आखिर पीजी में एडमिशन मिल ही गया। फिर से पढ़ाई की बात सुनकर अम्मा को तो काट मार गया जैसे। पर भैया ने उन्हें समझा दिया कि आजकल MBBS की डिग्री को कोई टके सिर भी नहीं पूछता, और फिर इस पढ़ाई में तो वेतन भी मिलेगा। और अम्मा का मन रखने के लिए भैया स्टाइपेंड के रुपए मिलते ही 5-50 रुपये उन्हें जेब खर्च के लिए थमा देते। अम्मा धन्य हो जाती। उनका सोया हुआ आत्मसम्मान फिर जाग उठता। वह नहीं जानती थीं कि भैया इसका दोगुना दीदी से वसूल कर लेते थे। MD करते करते पता नहीं कब भैया अपने एक प्रोफेसर की नज़रों में चढ़ गए। उनके बहनोई को एक ऐसे ही होनहार डॉक्टर की तलाश थी जो उनका क्लिनिक भी देखे और उनकी इकलौती बेटी का हाथ भी थाम सके। उनके दोनों बेटे विदेशों में जाकर बस गए थे। ना उन्हें देश में रुचि थी और ना पिता के फलते फूलते व्यवसाय में। बस चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हम लोगों को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। अम्मा तो इतने अच्छे रिश्ते की बात सुनकर ही गदगद हो गई थीं। दोनों कुलों में आज तक ना तो ऐसी शानदार शादी हुई थी और ना ऐसा जोरदार दहेज आया था। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। लेकिन शादी के बाद भाभी तो घर में आई ही नहीं। हाँ, भैया ज़रूर ससुराल चले गए। जाते समय भाभी अपना सारा सामान बटोर कर ले गईं। एक तिनका भी यहाँ नहीं छोड़ा। घर फिर वैसे का वैसा निराभरण अकिंचन रह गया। और इस बार तो भैया भी चले गए।
उनकी नौकरी पर जाना और जबलपुर जाना दो अलग बातें थीं। वे जब ग्राम कुल्था के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दे रहे थे, तब वे और हम सब छुट्टियों की आशा लगाए रहते थे। अम्मा उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाते ही रो पड़ती थीं। पता नहीं कितने पकवान उनके आगमन तक मुलतवी हो जाते। जाते हुए हर बार एक पूरी डोलची भर खाद्य सामग्री भैया को साथ ले जानी होती थी। पर अब तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया था। भैया अपने साधन संपन्न ससुराल में हर तरह का वैभव भोग रहे थे। अब तो नौकरी थी नहीं, धंधा था, इसलिए छुट्टी का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो चिट्ठी के लिए भी हम लोग तरस जाते थे। तीज त्योहार पर भी आते तो लगता घर में एक नहीं दो दो मेहमान आ गए हों। भाभी हर बार आते समय ढेर सारी मिठाइयाँ लाती, सबके लिए कीमती साड़ियाँ और तोहफे लाती। पर हम लोगों के संबंध औपचारिक ही बने रहे, उसमें स्नेह की स्निग्धता आ ही नहीं सकी। भैया अम्मा के लिए दवाइयों का बक्सा ही ले आते, पर अम्मा की दुखी आत्मा बेटे के स्नेह स्पर्श के लिए तरस कर रह जाती। 2-4 दिन धूमधाम मचाकर वे लोग चले जाते और घर पहले से अधिक सूना हो जाता। भैया की शादी के बाद अम्मा ने बड़े बड़े सपने सजोए थे, पर हाथ कुछ नहीं आया। हर बार बेटे को विदा करते समय मन महसूस कर रह जाती वे। बुढ़ापा बेटे की छाँव में कट जाता तो अच्छा था, पर समधियाने में जाकर कैसे रहें। सामने तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी और मौका भी नहीं मिलता था। पर बाद में मुझसे चिट्ठी लिखवाती, बेटे अब अपना घर बार बसाओ, ससुराल में 4 दिन की पहुनई अच्छी लगती है, 30 दिन रहने से मान घटता है। ऐसी 3-4 चिट्ठियों के बाद एक बार भैया ने मुझे ही डांट कर लिख दिया था, यह क्या उलूल जुलूल लिखा करती हो तुम, जानती नहीं यहाँ सब लोग पढ़ते हैं, कम से कम मुक्ता तो पढ़ती ही है। और अलग घर बसाना क्या हो इतना सरल है? 1800 तो किराए के लिए चाहिए। तुम्हारी भाभी को लेकर किसी दड़बे में तो रह नहीं सकता, जरा पैर तो जमने दो मेरे। और पैर जमाने में उन्हें 4-5 साल लग गए। इस बीच टिंकू और पिंकी भी आ गए। फिर उन लोगों का आना और भी कम होता चला गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी दूर का सफ़र भाभी के लिए मुश्किल था। जिन दिनों भैया अपने बंगले में शिफ्ट हुए, उन्हीं दिनों यह तनु दीदी का कांड हो गया। पूरे 1 महीने तक सारा घर परेशान रहा, सबकी भूख प्यास गायब हो गई। उनकी शादी के बाद ही सबने राहत की सांस ली। छुट्टी से वापस लौटते हुए भैया ने साफ कह दिया, अम्मा अब तुम अनु को निपटा कर मेरे पास आना, दीदी तो दिन भर घर में रहती नहीं, और तुम भी ना रहोगी तो, और फिर यहाँ रहकर तुम ठीक से घर बार भी देख सकोगी, वहाँ तो मुझे समय नहीं मिलेगा। मतलब यह कि वे अम्मा को ले जाने के लिए तैयार थे, पर अनु भी साथ जाए ये गंवारा नहीं था। कुछ तो अम्मा तनु दीदी के कांड से बौखलाई हुई थी और कुछ उन्हें बेटे के पास जाने की भी उतावली थी। उन्होंने मेरी शादी की ऐसी जल्दी मचाई कि बीए भी नहीं करने दिया। 10-5 लोगों से कह सुनकर मेरा ब्याह पक्का कर ही डाला। विदा वाले दिन मैंने आंखों में आंसू भरकर भाभी से कहा था, अम्मा को अपने साथ ले जाना भाभी, यहाँ वह बहुत अकेली पड़ जाएंगी, दीदी से उनकी एक पल को भी नहीं बनती है। ले जाएंगे भाई, भाभी ने मेरे गाल थपथपाकर कहा था, आखिर हम ही तो ले जाएंगे, दूसरा कौन बैठा है। उनके स्वर में इकलौती पुत्र वधू होने की बेजारी साफ झलक रही थी। पर अम्मा का जाना टलता ही रहा और फिर एक दिन अचानक उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लकवा मार गया था। भैया भाभी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने रुपयों की बरसात करके डॉक्टरों की एक पूरी फौज जुटाई, दिन भर के लिए नर्स का भी इंतजाम कर दिया और लौट गए। जाते जाते अम्मा को आश्वस्त कर गए कि सफ़र के लायक होते ही तुम्हें ले जाऊंगा। पर इतने बड़े आश्वासन के बावजूद भी अम्मा का चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। ना तो वे रोईं और ना मुस्कुराईं। इस कड़वे सत्य को जैसे उन्होंने पचा लिया था कि बेटे के घर में उनके लिए स्थान नहीं है। उन 2 सालों में मैं 3-4 बार उनके पास रह आई थी। उनका निस्सहाय लाचार व्यक्तित्व देखकर रोना आता था, पर अम्मा एकदम शांत हो गई थी। ना रोना, ना बिसूरना, ना शिकायत, ना उलाहना। नियति से जैसे उन्होंने समझौता कर लिया था। बेटे बहू ने जीते जी तो अम्मा को सुख से रहने नहीं दिया, पर उनकी मृत्यु को जरूर संवार दिया। ऐसी शान से आरती उठी कि देखने वाले दंग रह गए।
पाई पाई दांत से पकड़ने वाली अम्मा पर सैकड़ों के सिक्के लुटाए गए। 50 किलो तो फूल आए थे। पुरानी सी शाल और बची खुची ऊन के स्वेटर में ठिठुरने वाली अम्मा को कश्मीरी दुशाला उड़ाकर विदा किया गया था। वहाँ से लौटने के बाद चंदन की लकड़ी और शुद्ध घी का हिसाब भी किसी ने बताया था। सभी अद्भुत था। उस रात आंसू पोंछते हुए भाभी बोली, बेचारी अम्मा जी अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी बीमारियों से खुद ही जूझती रहीं, चाहकर भी हमारे पास नहीं आ सकी। अब कम से कम उनका श्राद्ध तो बेटे के घर से होने दो, हम लोगों को इतनी सेवा का मौका तो दो। सारे रिश्तेदार सुशीला बहू के वचन सुनकर गदगद हो गए। फिर बहस की गुंजाइश ही नहीं रही। तीसरे दिन के बाद हम सब मैं लाव लश्कर जबलपुर चले आए। तनु दीदी बड़ी दुष्ट हैं, बोली, भाभी का वहाँ छोटे से घर में उस बुरांतक माहौल में दम घुट रहा होगा, तभी तो यह प्रेम उमड़ा है। खैर कुछ भी हो, भैया भाभी ने अंतिम संस्कारों में दिल खोल कर खर्च किया, कोई कोर कसर नहीं रहने दी। जिस बंगले ने अम्मा के दीनहीन व्यक्तित्व को सदा नकारा था, वहाँ अब उनका एक एनलार्ज चित्र बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लगा हुआ था। 13 दिन तक वहाँ फोटो के सामने भजन होता रहा। रोज गरुड़ पुराण बाँचा गया। अम्मा तो कभी तीर्थ यात्रा पर जा ही नहीं सकी, पर उनका अस्थि कलश धूमधाम से संगम में विसर्जित हुआ। वे हमेशा अपनी झलंगी खटिया पर जीर्ण शीर्ण बिस्तर में सोती रहीं, पर ब्राह्मणों को सेमल की रुई के गद्दे, तकिए और मखमल की रजाइयाँ दी गईं। एक ठो सनमाइका का पलंग भी बनवा देते, तनु दीदी ने चिढ़कर कहा था। मैंने ही तब बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया था। भाभी हमेशा हमारे यहाँ मेहमान बनकर ही आती रहीं। एक कप चाय भी बनाकर दे देती तो अम्मा जैसे धन्य हो जाती, पर इस समय पता नहीं उनमें कहाँ से उत्साह आ गया था। नौकरों की फौज साथ लेकर दौड़ दौड़ कर सब व्यवस्था कर रही थी। गहमा गहमी ऐसी थी जैसे कोई शादी का घर हो। श्राद्ध वाले दिन तो सचमुच उत्सव का सा वातावरण था। भाभी की माँ तो कहती भी जा रही थी, अरे ये तो खुशी का मौका है, बड़े बूढ़ों की मौत का कोई मातम थोड़े ही मनता है। फिर बहन जी तो अपने सारे फर्ज पूरे करके गई हैं। सब बाल बच्चे ठिकाने से लग गए। अब तो भरे दरबार में चले जाना ही अच्छा था। बेचारी अपने कष्टों से भी मुक्ति पा गईं। भला कोई कितनी ही सेवा करे, अपना कष्ट तो आप ही झेलना पड़ता है। उनका यह वेदांत सुन सुनकर हम लोगों के कान पक गए थे। उस माहौल में अम्मा के लिए आंसू बहाना भी मजाक लगता था। तेरही वाले दिन सेठ जी भी पधारे थे। उन्होंने आयोजन में हाथ भी बटाया था, पर जिस अपनत्व का वे प्रदर्शन कर रहे थे उसका दशांश भी उन्हें नहीं मिला। उन्हें देखते ही भैया भाभी के मुंह फूल गए थे। उनका उखड़ा मूड देखकर नाते रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। सेठ जी शायद वापसी का रिजर्वेशन करवाकर ही आए थे। वे उसी रात बिलासपुर एक्सप्रेस से लौट गए। उन्हें छोड़ने को स्टेशन तो क्या जाता, भैया दरवाजे पर भी नहीं आए। सिर दर्द का बहाना करके लेटे रहे। भाभी पतिव्रता नारी की तरह उनकी सेवा में लगी रहीं। गपशप के बहाने मैं और तनु दीदी भी उसी कमरे में सिमट आए थे। दीदी ने मंगू को भेजकर साइकिल रिक्शा बुलवाया। उसमें सेठ जी को विदा करने के बाद वे दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर आंधी की तरह कमरे में आईं और बोली, भैया यह क्या तमाशा है? क्या हुआ दीदी? यहाँ हर ऐरे गैरे आदमी के लिए गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और सेठ जी को रिक्शे पर जाना पड़ा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम स्टेशन नहीं जा सकते थे ना सही, पर भेजने का प्रबंध तो कर सकते थे। वे गाड़ियों के मोहताज नहीं हैं। उनके दरवाजे पर 2-2 इम्पाला खड़ी है, पर तुम्हारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता था। कुछ अपनी कुछ उनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। दीदी, जो शख्स बिना बुलाए किसी के यहाँ पहुँच जाता है उसे इज्जत की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई तुम्हारे लड़के की शादी नहीं थी कि उन्हें बुलावे की ज़रूरत होती। वे तुम्हारा ऐश्वर्य देखने नहीं, अम्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए थे। इस घर से उनके कुछ संबंध हैं। यह तो उनका बड़प्पन है कि इतनी दूर आकर उन्होंने इसे निभाया। इस घर से उनके जैसे संबंध हैं सब जानते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि भाभी समझदारी से उठकर चली गईं, नहीं तो उनके सामने यह चर्चा बड़ी अटपटी लग रही थी। उनके जाते ही भैया ने भी जैसे राहत महसूस की। बोले, दीदी वैसे कहना तो नहीं चाहिए, आज तक कुछ कहा भी नहीं, पर अब यह सब अच्छा नहीं लगता।
उसे तो सबको देख देख कर आदत पड़ गई है। अब तो बोलने वाले भी थक कर चुप हो गए हैं, पर उनका यहाँ आना जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जानबूझकर उन्हें कार्ड नहीं भेजा था, फिर भी चले आए। मेरे ससुराल वालों का तो ख्याल किया होता। मैं तो शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। दीदी हतबुद्धि होकर छोटे भाई का प्रवचन सुन रही थीं। हर शब्द के साथ उनके चेहरे की रेखाएं तनती जा रही थीं। भैया के चुप होते ही कसैले स्वर में बोली, कपिल, पहली बार ससुराल किसकी कार में बैठकर गए थे, याद है? नई बहू को पहली बार किसके गेस्ट हाउस में ठहराया था, या तो याद ही होगा। तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? इतने ही शर्मदार थे तो पीएमटी की परीक्षा में बार बार क्यों बैठते रहे? कहीं क्लर्क क्यों नहीं बन गए? डॉक्टरी पढ़ना क्या ऐसा ज़रूरी था? और लगी लगाई नौकरी छोड़कर दोबारा कॉलेज ज्वाइन करते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आई? अब किस बात पर शर्म आ रही है? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो दीदी। अब तक मैंने कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है तो कोई एहसान नहीं किया है भैया। सब कुछ देख सुनकर भी तुम और तुम्हारी अम्मा आंखों पर पट्टी क्यों बांधे रहीं? तुम्हें हर कीमत पर डॉक्टर बनना था, लड़कियों को अच्छे घरों में ब्याहना था। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसकी तुम लोगों को कोई चिंता नहीं थी। आज तुम्हारे सब काम पूरे हो गए हैं, तुमने अपने पैर जमा लिए हैं और बहनों से भी फारिग हो चुके हो, और अब तो अम्मा को भी फूंक आए हो। अब आराम से बैठकर बड़ी बहन को ऊंच नीच समझा सकते हो, उस पर शर्म कर सकते हो जिसने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। भैया का चेहरा इतना सा निकल आया। तनु को शायद दया आ गई। बोली, भैया को गलत मत समझो दीदी, उन्हें, हमें सबको आप पर नाज है। आपके त्याग और तपस्या को तो हम कभी भुला ही नहीं सकते, पर अपने ससुराल वालों का ख्याल तो रखना पड़ता है ना, उनके मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। अरे वाह, सूप तो सूप बोला, अब चलनी भी बोलने लगी। क्या कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारे मुछंदर ससुर ने जब 30,000 के लिए मुंह फाड़ा था, तब नहीं सोचा था कि बिना बाप के बच्चे हैं, इतना पैसा कहाँ से देंगे? और तुम्हारा यह गोबर गणेश सतीश, प्रेम करते समय तो होश नहीं था, शादी की बात उठते ही लल्लू जी माँ के आंचल तले छुप गए, बाप के आज्ञाकारी पुत्र बन गए। तनु, याद रखो, यदि उस समय मैंने भी हाथ खींच लिया होता तो तुम्हारी मुनमुन आज किसी अनाथालय में होती, या क्या पता उसे पैदा ही नहीं होने दिया जाता। तुम्हारी अम्मा ने अपने बच्चे पालने के लिए मेरे अजन्मे बच्चे को मरवा डाला था, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हारी अम्मा ने, ये बार बार तुम्हारी अम्मा क्यों कह रही हो दीदी? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं थी? नहीं, मेरी माँ तो बाबूजी के साथ विदा हो गई। अब जो घर में थी वह तुम्हारी माँ थी, एक स्वार्थी, झगड़ालू, मुंहफट, खूसट बुढ़िया थी, जिसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था। तुमने तो उसका श्राद्ध आज किया है, मैं तो उसका तर्पण बरसों पहले कर चुकी हूँ। अम्मा के भव्य श्राद्ध का यह कैसा समापन था? शादी के 4 साल बाद भी अपने परिवेश से जुड़े रहने की पता नहीं कैसी मेरी जिद थी। अपने शहर का एक अखबार मैं ज़रूर मंगाती थी। अम्मा की मृत्यु के बाद घर छूट गया था, पर शहर से अब भी मोह था। परिचित गली मोहल्लों के नाम, लोगों के नाम मुझे बरबस अतीत में खींच ले जाते। घर में किसी और को उस पेपर से लगाव नहीं था। हर महीने बिल आने पर इस विषय पर एक परिचर्चा हो ही जाती थी, पर फिर भी ये मेरा इतना सा अनुरोध रखे हुए थे, और वही अखबार आज सुबह सुबह मेरी शांत गृहस्थी में लहरें उठा गया। सारा दिन ये अनमने बने रहे। दोपहर को काम का बहाना बनाकर लंच पर भी नहीं आए। शाम के नाश्ते के बाद तुरंत कपड़े पहनते हुए बोले, जरा सिटी तक जा रहा हूँ, बुआ जी के यहाँ भी होता आऊँगा। नाश्ता बहुत हैवी हो गया है, खाने पर इंतज़ार मत करना। मैं कहना चाह रही थी कि आप क्यों घर से भागे भागे फिर रहे हैं? आपने क्या किया है? क्या मैंने आपसे कभी कुछ कहा है? पर ऐसी बातें कहने सुनने का भी एक समय होता है। मैंने भी इस संधि प्रस्ताव को रात के लिए मुलतवी कर दिया, पर जैसे ही इन्होंने स्कूटर बाहर निकाला और उस पर बड़ी अदा के साथ सवार हुए, मेरा मन फिर फुफकार उठा। अपनी शादी की वह शर्मनाक घटना याद आ गई। मेहमानों से खचाखच भरा सजा संवरा शामियाना बारात की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था, पर 9 बजे के बाद भी उन लोगों का कोई अता पता नहीं था।
आतुरता धीरे धीरे आशंका में बदलने लगी, क्योंकि जनमासे से जो भी लौटता यही कहता, वहाँ तो आराम से पसरे हुए हैं, बारात चढ़ने के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे। आखिर 9:30 बजे संदेश मिला कि पहले स्कूटर की बात हो जाए तभी जयमाल होगी। हम सब तो स्तब्ध रह गए। रिश्ता तय करते समय ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, पर इस तर्क पर कोई कान ही नहीं दे रहा था। बाराती तो क्या, घराती भी यही कह रहे थे, इंजीनियर दूल्हे को स्कूटर तो मिलना ही चाहिए, इसमें पहले से क्या तय करना है। इतनी समझ तो सबको होती है, खासकर तब जब वे लोग हार्ड कैश भी नहीं ले रहे हैं। मेरी मौसी, चाची, बुआ वगैरह सब फुसफुसा रही थीं। इतनी ऊंची छलांग लगाने की क्या ज़रूरत थी, घर भर तो अपनी हैसियत से ही देखना चाहिए। इस मौके पर अम्मा ने वही किया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। वे दहाड़ मारकर रो पड़ी। हाय, आज बिटिया के बाप जिंदा होते तो यह फजीहत क्यों होती। भैया एकदम चिढ़ गए, बोले, अम्मा ये ताने किसे दे रही हो तुम? क्या कसर छोड़ी है हमने? तुमने तो बहू को मंगलसूत्र के अलावा एक छल्ला भी नहीं पहनाया, पर उसने अपना 5-5 तोला दोनों लड़कियों को दे दिया। फ्रिज समेत सारा सामान दे रहे हैं, 10-20 हज़ार ऊपर से लगा रहे हैं। और क्या करें? रुपए क्या मेरे यहाँ पेड़ों पर फलते हैं? हाँ, पहले से पता होता तो कुछ इंतजाम भी कर लेते, पर वे तो अड़ गए हैं। या तो स्कूटर दो या पैसे, अभी इसी वक्त। मुझे भी ताव आ गया। सारी लाज शर्म छोड़कर मैंने कहा, भैया लौटा दो बारात, ऐसे लालचियों के यहाँ मुझे शादी नहीं करनी। तुम उनकी फरमाइशें कहाँ तक पूरी करोगे? मैं कुंवारी रह लूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके पेट भर लूँगी। अपने ओजस्वी भाषण पर मैं स्वयं ही मुग्ध हुई जा रही थी कि दीदी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग अब चुप भी रहोगे या तमाशा ही किए जाओगे? फिर अपने सदा के संयत धीमे स्वर में बोली, शांत हो जाओ, सब व्यवस्था हो गई है। व्यवस्था क्या हुई है यह तो मैं उस समय नहीं जान सकी, पर व्यवस्था किसने की है यह अंदाज़ा मुझे था, इसलिए मैं निश्चिंत हो गई थी। हम लोगों के एक ही आधार स्तंभ थे, सेठ जी। हर प्रकार के संकट में उनका ही सहारा था। उस दिन भी उन्होंने ही हमारी प्रतिष्ठा बचाई थी। उतनी रात को एक दोस्त का शोरूम खुलवाकर वे नई गाड़ी उठा लाए थे और वर पक्ष के मुंह पर दे मारी थी। सेठ जी का सौम्य, शांत, सुदर्शन वैभव और विद्वता से दमकता व्यक्तित्व याद आते ही कैसा मन हो उठा। हाँ, ये सेठ जी हैं। भाभी ने जब पहली बार उन्हें देखा था तो चीख उठी थी। मैं तो समझी कि कोई पगड़धारी, मुच्छड़, बड़ी तोंद वाले आसामी होंगे। ये तो वकील या प्रोफेसर लगते हैं, किसी कोने से सेठ नज़र नहीं आते। हम लोगों को भी तब पहली बार एहसास हुआ कि उनका व्यक्तित्व नाम के जरा भी अनुरूप नहीं है। पैतृक व्यवसाय संभाले हुए थे, इसलिए वे सेठ जी थे। वैसे एमए इंग्लिश की डिग्री उनके पास थी। यही नहीं, वे कला मर्मज्ञ और संगीत प्रेमी भी थे। उनके पास दुर्लभ रिकॉर्ड्स का संकलन था और उनकी लाइब्रेरी चर्चा का विषय थी। उनकी गृहस्थी अनमेल विवाह का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। पत्नी साधारण रूप रंग वाली स्कूली शिक्षा प्राप्त गृहिणी थी, पर वह अपने साथ अपार संपत्ति लाई थी। परिवार की डगमगाती नाव को उन्होंने ही सहारा दिया था। साथ में एक एक करके 4 कुलदीपक भी दिए थे, इसलिए बड़ी ठसक से रहती थीं। बड़ी सेठानी जी अक्सर मंदिर जाते जाते अम्मा के पास थोड़ी देर बैठ लेती थीं। तब वे बहू के उद्दंड स्वभाव की, बेटे की अपार सहनशीलता की गाथा सुनाकर मन हल्का कर लेती थीं। घर के इसी वातावरण ने सेठ जी को गंभीर बना दिया था। बहुत छोटी उम्र में परिवार का, व्यवसाय का बोझ कंधे पर आ पड़ा था, इसीलिए वे असमय प्रौढ़ भी हो गए थे। वैसे उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनका बड़ा बेटा मुश्किल से मेरे बराबर रहा होगा, पर नियति के थपेड़ों ने उन्हें बौना नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व को एक गरिमा प्रदान की थी। मैं तो उन्हें बचपन से देखती आ रही थी। हमारे तो मकान मालिक ही थे, पर जब भी देखा मन में एक श्रद्धा ही उपजी थी। उनकी सदाशयता के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, पर उसे जानने का अवसर दीदी की शादी में ही मिला। निमंत्रण पत्र छपकर आते ही बाबूजी सबसे पहले कोठी पर ही गए थे। इतना अच्छा दामाद पाने के लिए बधाई देते हुए सेठ जी ने कहा, पंडित जी, मेरे लायक जो भी सेवा हो अवश्य बतलाइएगा, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है।
आप बड़े जरूर हैं, पर लड़की की शादी का अभी आपको अनुभव नहीं है। मैं 5-5 बहनों को ब्याह चुका हूँ। बारातियों का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसे भगवान भी नहीं जानते। सिर्फ कहकर ही वे चुप नहीं हुए। जनमासी के लिए उन्होंने अपना गेस्ट हाउस खोल दिया, खुद अपनी देख रेख में उसकी साफ सफाई करवाई। तब से तो जैसे परंपरा ही बन गई। किराएदारों के यहाँ जब भी शादी ब्याह होता, गेस्ट हाउस बारात के लिए रिजर्व हो जाता। भैया की शादी में तो दुल्हन को भी वहीं ठहराया गया था। हम लोगों का घर छोटा था और मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, इसलिए परछन के बाद भाभी को सीधे वहीं ले गए थे। सुबह नहा धोकर वे दोनों आ जाते और रात को वापस लौट जाते। 3-4 दिन तक जब तक भाभी रहीं यही क्रम चलता रहा। दीदी के ससुराल वाले तो जनमासी की चमक दमक देखकर ही दंग रह गए। तिस पर उनकी सेवा के लिए गाड़ी भी थी। ढेर के ढेर लोग बटोर कर लाए थे, पर उनसे ढूंढ कर भी कहीं कोई नुक्स निकालते ना बना। भाग्य की बात, इतने धूमधाम से ब्याही गई दीदी ससुराल में साल भर भी नहीं रह पाईं। 2 दिन की नामालूम सी बीमारी में जीजाजी अचानक चल बसे और सूनी मांग लिए दीदी पुराने घर में लौट आईं। साथ में था 2 महीने का गर्भस्थ शिशु और ससुराल की ढेर सारी लांछनाएं। हम लोगों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अम्मा रो रो कर पागल हो गईं और बाबूजी एकदम से टूट गए। कितने चाव से उन्होंने अपनी लाडली बिटिया का ब्याह किया था। अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही खर्च कर गए थे। उस कर्ज से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि यह वज्रपात हो गया। दुख तो अपनी जगह था ही, बेटी का पूरा जीवन एक प्रश्न चिन्ह बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। शादी में जितने आए थे उससे कुछ ज़्यादा ही रिश्तेदार इस बार इकट्ठे हो गए थे। सबके मन में यह प्रश्न था कि अब मनु का क्या होगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए परिजनों की एक पंचायत सी जुड़ी। यह तो सबने एक मत से स्वीकार कर लिया कि मनु की दूसरी शादी करनी है। अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, जाति में ना मिला तो अंतर जातीय वर्ग खोज लेंगे। आजकल तो ये आम बात हो गई है। समस्या अगर थी तो बच्चे की। विधवा विवाह तो अब प्रचलित हो गया है, पर समाज अभी इतना प्रबुद्ध नहीं हुआ कि उसकी संतान को भी स्वीकार कर ले। फिर इस अनचाहे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? ससुराल वाले तो बात ही नहीं पूछेंगे। यहाँ जो हैं वे ही बड़ी मुश्किल से पल रहे हैं। तब इस अजन्मे मेहमान से मुक्ति पाना ही श्रेयस्कर होगा। इस आकस्मिक आघात के बाद दीदी एकदम पत्थर हो गई थी। अम्मा दिन रात रोया करती, पर दीदी की आंख से एक आंसू नहीं टपकता। वे चुपचाप एक कोने में बैठी शून्य में ताकती रहती। उनके गर्भ में पलने वाला वह जीव उन्हें बेहद परेशान किए हुए था। एक बूंद पानी भी नहीं पीने दे रहा था, पर यह वही शायद उनका सबसे बड़ा संबल था। इसकी आहट के सहारे ही वह इतना बड़ा दुख चुपचाप झेल गई थी। अपने इसी लाडले के निर्वासन की भनक कान में पड़ते ही वे चीत्कार कर उठीं। उन्होंने अम्मा बाबूजी के पैर पकड़ लिए थे। वे जिस तरह अपने अजन्मे शिशु के जीवन दान के लिए रो रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं, उसे देख सुनकर सबके दिल दहल गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप कराया जा सका। फिर मामा, मामी, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ सभी उन्हें घेर कर बैठ गए और एक एक कर समझाने लगे। देखो मनु, यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है। जाने वाला तो चला गया, पर तुम्हारा अपना पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। आज जिसे तुम अपनी जिंदगी का सहारा समझ रही हो, कल को वही तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनेगा। और यह तो सोचो कि उसे लेकर रहोगी कहाँ। ससुराल वाले तो नाता तोड़ ही चुके हैं। अम्मा बाबूजी क्या जिंदगी भर बने रहेंगे? उसके बाद क्या भाई की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़ी रहोगी? और तुम रहना भी चाहो तो क्या कोई चैन से रहने देगा? भाई तुम्हारा अपना है, पर भाभी तो पराए घर से आएगी। वह तुम्हें झेल लेगी। अगर बच्चा तुम्हारा गोद में आ ही जाता तो उसे छीनने का किसी को हक नहीं था। पर अब यही समझ लो कि भगवान ने हमें एक मौका दिया है। हो सकता है कल को कोई समझदार लड़का तुम्हारा हाथ थामना चाहे। उस समय यह मोह, यह जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। निर्णय खुद ही लेना है, पर जल्दी। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जैसी चाहे वो मोड़ लो। हम सब तो केवल सलाह दे सकते हैं बस।